हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 24 दिसंबर को सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है नेशनल कंज्यूमर डे, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और भारत में इसे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था। 1991 और 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन लाया गया। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब से लागू है? ये 15 मार्च 2003 से लागू है। बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण नियम को 1987 में संशोधित भी किया गया था। इसके बाद 5 मार्च 2004 को इसे पूर्ण रूप से नोटिफाई किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया गया? तो दोस्तों साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। ये याद रखना कि 15 मार्च होता है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, और आज यानी कि 24 दिसंबर जो होता है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल याद रखना आप कि 24 दिसंबर ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो केवल भारत में मनाया जाता है। पूरे विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, याद रखना है इसको। और दोस्तों अब बात करेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020 की थीम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020? तो ये है अस्थायी उपभोक्ता, यानी कि सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, इसलिए इस पर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अस्थायी उपभोक्ता यानी कि सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 की थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र कौन सा है? रिसेंटली इन द न्यूज विच इज द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया। तो दोस्तों ये है आर क्लस्टर। इसकी खोज की गई है अभी हाल ही में, जिस पर ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलकर यहाँ से गैस निकालेंगे, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गैस के प्राप्त होने की संभावना है। लगभग 1.29 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन की संभावना है, जो कि वर्तमान में भारत के प्राकृतिक गैस का अबाउट 10% होगा। और यहाँ पर जो गैस उत्पादन के लिए जो इकाई लगाई जाएगी वो ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से लगाई जाएगी। और आर क्लस्टर याद रखिएगा इसके बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में समाचारों में रहा एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र जो है वो आर क्लस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा कि पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बीच की दूरी क्या है? विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द एक्सोप्लैनेट दैट हैज कलेक्टेड द फर्स्ट पॉसिबल रेडियो सिग्नल। तो दोस्तों यहाँ से पहली बार एक संभावित रेडियो जो केंद्र है, रेडियो सिग्नल्स हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि पृथ्वी से इस ग्रह के बीच की जो दूरी है वो 51 लाइट ईयर है। लाइट ईयर जो होती है फ्रेंड्स, इसको आप समय नहीं, ये दूरी का मात्रक होता है। इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और ये दूरी क्या होती है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो कही जाती है प्रकाश वर्ष। तो यानी कि अगर प्रकाश की गति से कोई वाहन चलने वाला हमें प्राप्त हो तो इस ग्रह तक पहुंचने में हमें 51 वर्ष लग जाएंगे, 51 लाइट ईयर उसे कहा जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास प्रकाश की गति से चलने वाला कोई भी ऐसा वाहन उपलब्ध नहीं है। तो पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बीच की दूरी क्या है? 51 लाइट ईयर। और दोस्तों संभवतः सौर वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से परे किसी ग्रह से यह पहला रेडियो सिग्नल प्राप्त किया है। ये जो सिग्नल है वो नीदरलैंड में प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, और ये जो एक्सोप्लैनेट है ये बूट्स स्टार सिस्टम में स्थित है, ऐसा माना जा रहा है, बूट्स स्टार सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा सिगेलासिस शब्द का क्या अर्थ है? सिगेलासिस, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कोझिकोड में एक ऐसी बीमारी सामने आई है जो एक नई प्रकार की बीमारी है। इसे जो है सिगेला नामक बैक्टीरिया की वजह से देखा गया है, और ये बच्चों में जो है ज्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से बच्चों में जैसे कि दस्त लग रहे हैं उनको, और बुखार भी हो रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम निकल के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज व्हाट डज द टर्म
सिलेगोसिस रेफर टू? तो दोस्तों ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण है और ये आंतों में हो रहा है। आंतों में इस प्रकार से बैक्टीरिया जाके कलेक्ट हो रहे हैं और इसका नाम है सिगेला वायरस, सिगेला बैक्टीरिया। ठीक है, ये विशेष रूप से अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशियाई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें फैल रहा है। इसमें क्या होता है कि निगलने से, मतलब जैसे कि क्या होगा कि ये बैक्टीरिया किसी भी रूप में गलती से अगर आपने निगल लिया तो ये जो है संक्रमित कर देगा आपको, लेकिन ज्यादातर जो संक्रमण हो रहा है वो बच्चों में हो रहा है। और हाल ही में इसका जो रिसेंटली जो केस देखा गया वो कोझिकोड केरल में देखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो दोस्तों ये हैं विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है और ये जो खबर है पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, विनीत अग्रवाल है। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं आप एसोचैम। तो इन्होंने निरंजन हीरानंदानी को रिप्लेस किया है। निरंजन हीरानंदानी के स्थान पर आए गए हैं विनीत अग्रवाल। और विनीत अग्रवाल वर्तमान में किस पद पर थे? तो ये जो है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे वर्तमान में, और इन्होंने अब जो है एसोचैम के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी कि सुमंत सिन्हा जो हैं ये चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिन्यू पावर इज द न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो एसोचैम के जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं सुमंत सिन्हा, सुमंत सिन्हा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार का जो नया डीजीपी बनाया गया है वो बनाया गया है सत्येंद्र गर्ग को। किसको बनाया गया? सत्येंद्र गर्ग को बनाया गया है अंडमान निकोबार का नया डीजीपी। अमेरिकन न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा पहली बार किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? दोस्तों ये जो अवार्ड है वो पहली बार किसी भारतीय अभिनेता को दिया गया अमेरिकन न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा, इसलिए ये जो अवार्ड है काफी इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड प्रदान किया गया है धर्मेंद्र को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, धर्मेंद्र को यह अवार्ड मिला है। धर्मेंद्र ने लगभग 6 दशक तक हिंदी फिल्मों में काम किया है और कुल लगभग 300 से ज्यादा फिल्में दी हैं। अब इनको जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान मिला है अमेरिकन न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा। पहली बार धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो दोस्तों इसका नेतृत्व करेंगे कौन? अमित शाह जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अमित शाह जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जो हाई लेवल कमेटी गठित हो रही है उसका अध्यक्ष रहेंगे या उसका नेतृत्व करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य के पहले तेल और गैस रिजर्व को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व होगा इसको जो है बंगाल बेसिन नाम दिया गया है। बंगाल बेसिन का जो स्वामित्व होगा वो ओएनजीसी के पास होगा। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। वर्तमान में इसके सीईओ हैं शशि शंकर, शशि शंकर। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जरूर याद रखना कि पश्चिम बंगाल में पहली बार तेल और गैस रिजर्व को खोजा गया है और इसे जो है राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया गया है। इसका नाम है बंगाल बेसिन। इसका जो स्वामित्व है वो ओएनजीसी के पास है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 में। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार को जीता था? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, हालांकि इसका सही जवाब भी यहाँ पर आपको मिल रहा है भारत वाधवानी और सोनम वांगचुक। तो इसी की तर्ज पर यह क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्नों की यह श्रृंखला लगातार जारी है दोस्तों, लगातार प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।